हमने एक और बड़ा सितारा खो दिया कुमकुम जी के रूप में। कुमकुम जी को पहली बार मैं 2004 में मदर इंडिया देखते हुए जान पाया था। हालांकि उसके पहले भी मदर इंडिया मैंने 2-3 बार और देखा था। पहली बार मदर इंडिया हमने बड़े पर्दे पे देखा था अपने छोटे शहर लखीसराय में, जब हम शायद 8वीं या 9वीं कक्षा में रहे होंगे। उन दिनों होता ये था कि छोटी जगहों पे जो नई फिल्में होती थी वो बहुत समय लगता था छोटे शहरों तक पहुंचने में, तो उस अंतराल को भरने के लिए कभी कभी पुरानी फिल्में लगा दी जाती थी। उसी क्रम में मदर इंडिया लगा दी गई थी और मदर इंडिया के बारे में हमने अपने वरिष्ठों से, अपने पिताजी से, अपने और भी बड़े लोगों से सुन रखा था। तो मदर इंडिया बतौर परमिशन कि मदर इंडिया देखा जाना चाहिए, तो ये इजाज़त के साथ मैं मदर इंडिया देखने गया था। बहुत मज़ा आया। जब मैं 2004 में, हालांकि एक साल पहले 2003 में पटना आ गया था मैं पढ़ने के लिए, 2004 में फिल्मों की जो तलब थी, उसके जानने का जो उत्कंठा था, उसमें मुझे दास सर मिल गए थे, आर.एन. दास सर। आर.एन. दास सर सिने सोसाइटी के अध्यक्ष थे उन दिनों और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवकाश प्राप्त अधिकारी रहे हैं। वो उड़ीसा के प्रथम आईएएस ऑफिसर हैं और रिटायरमेंट के बाद भी वो पटना को ही अपना ठिकाना बनाए रखा। तो यूँ कहिए कि मेरे प्रथम सिनेमाई गुरु आर.एन. दास सर ही हैं। मैं उन्हीं के घर पर मदर इंडिया देख रहा था। तो मदर इंडिया देखते वक्त एक सीन आता है, उसमें राजेंद्र कुमार की शादी हो रही है। राजेंद्र कुमार की शादी का जो सीन है, उसमें जो लड़की हैं उसको देखते हुए, उस दुल्हन को देखते हुए दास सर ने कहा, सेज कुमकुम, और ये बिहार से फिल्मों में जाने वाली पहली अभिनेत्री है। ये सुनते ही मैं चौंका कि ये कब की बात है। मतलब उन दिनों बिहार से लोग फिल्मों में काम कर रहे थे और वो भी लड़कियां। और ये जानकर मुझे और आश्चर्य हुआ कि वो शेखपुरा की रहने वाली थी। शेखपुरा मतलब ऐसा लगा कि वो मेरे पड़ोसी थी। मैं लखीसराय का हूँ और ये शेखपुरा, लखीसराय, जम्मू, ये सारे हमारे सामने बने हुए ज़िले हैं। लालू यादव जी के मुख्यमंत्री काल में बना हुआ ज़िला है। तो हमारा पुराना ज़िला मुंगेर था और मुंगेर में ये सारे ज़िले जो आज के छोटे छोटे ज़िले हैं, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये सारे मुंगेर ज़िला का हिस्सा हुआ करता था। तो मुझे लगा कि ये तो हम सारे मुंगेरियन हैं। तो और भी जानने की कोशिश किया कि शेखपुरा में कहाँ। फिर पता इसी तरह से चलता गया कि वो बरबीघा के पास एक जगह है हुसैनाबाद, और हुसैनाबाद रियासत के नवाब थे उनके पिताजी, जिनका नाम था मंजर हसन खां। उनकी माता का नाम खुर्शीद बानो। और कुमकुम जी का बचपन का नाम ज़ैबुन निशा है। बचपन का क्या मतलब, वास्तविक नाम उनका ज़ैबुन निशा है, जो ऑफिशियल नेम है। ज़ैबुन निशा को पता नहीं कहाँ से उनसे जब बातचीत हो रही थी, तो मालूम चला कि पता नहीं उन्हें थिरकना अच्छा लगता था बचपन में। मतलब उनको डांस पसंद था, नृत्य करना चाहती थी, लेकिन घर के बंदिशों में वो ये इजाज़त नहीं था कि वो डांस करें, कि नवाब की बेटी थी, नवाब की बेटी नाच करे, ये किसी को शोभा। उन दिनों प्रतिष्ठा पे बात आ जाती थी कि कोई नवाब की बेटी डांस कैसे करेगी, कि नवाब तो डांस देखने के आदी होते हैं, उनके घर के बच्चियां नाच करे, डांस करे, ये माहौल में नहीं था और ये इतना सहज नहीं था। लेकिन इस अपनी बेटी को उनकी माता जी नाराज़ नहीं करना चाहते थे। खुर्शीद बानो जी, जो उनकी माँ थी, उनको ले करके उस जगह को छोड़ दिया और अपनी बेटी को ट्रेन करने के लिए, नृत्य सिखाने के लिए वो कहीं से पता करके शंभू महाराज जी के पास पहुंच गए। शंभू महाराज जी लखनऊ घराने के महागुरु थे, कत्थक सिखाते थे। वो कत्थक के बड़े नाम थे उन दिनों देश में। तो शंभू महाराज जी उनके प्रथम गुरु हैं, जो ज़ैबुन निशा को कत्थक सिखाया, यानी कुमकुम जी को। तो कला से पहला जो उनका साक्षात्कार है वो कत्थक से हुआ। कत्थक में वो ट्रेंड हुई और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शायद किसी के बताने पर या किसी के प्रोत्साहन पर वो मुंबई आई। मुंबई 50s में
आई थिंक कहीं वो 50s में, 51 52 में। और एक कहीं छोटी सी फिल्मों में, शायद वो फिल्में थी 1953 में, आँखें, आँखें नहीं, सॉरी, आंसू, आंसू में एक छोटी सी भूमिका थी उनकी। और उस भूमिका को गुरुदत्त ने पहली बार देखा। कई लोगों ने देखा हो, लेकिन गुरुदत्त की पैनी नज़र उन पे गई। तो इस प्रकार कहा जाता है कि कुमकुम गुरुदत्त की खोज है। उन्होंने ही कुमकुम को भारतीय सिनेमा के पर्दे पर अवतरित किया, उतारा, और वो नोटिसेबल हुई। वो फिल्म थी आर पार, जो गुरुदत्त की फिल्म थी। 1954 में शायद वो फिल्म फिल्माया जा रहा था। 1953 में फिल्माया जा रहा था, 54 में फिल्म रिलीज हुई थी। तो गुरुदत्त के आर पार में जगदीप, जो उस समय के किशोर कह सकते हैं कलाकार थे, उन पे फिल्माया जाना था। लेकिन उसके साथ वो चाहते थे कोई महिला कलाकार भी हों। कई लोगों पे नज़र उनकी थी, लेकिन उसमें फाइनली उन्होंने कुमकुम को सेलेक्ट किया। और कई वहापों में कि बहुत छोटी भूमिका थी, कई और अभिनेत्रियों को उन्होंने अप्रोच किया था, जिसके लिए बहुत छोटी अभिनेत्री, सिर्फ गाने भर ही है। तो उतनी छोटी भूमिका के लिए बहुत लोगों ने मना कर दिया था। और कुमकुम जी को भी किसी ने कहा कि इतनी छोटी भूमिका तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो शायद वो एक दो बार वो भी झिझकी। लेकिन क्योंकि गुरुदत्त थे, और उस ज़माने के गुरुदत्त बड़े नाम थे भारतीय सिनेमा के दुनिया में, भारतीय सिनेमा की दुनिया में, तो मना नहीं कर पाई। और वो उस फिल्म में कभी यार कभी पार लगा तेरे नज़र, ये गाना था, उस गाने में वो फिल्माई गई। कुमकुम जी का ये पहली बार हुआ जो ये गाने का बहुत हिट भी हुए, बहुत लोकप्रिय भी हुआ। इस बहाने बहुत लोगों की नज़र गई उन पे। और लगातार वो फिल्मों में उस समय एक तरह से समझिए कि बांध टूट गए, और वो साल में 3-3 4-4 फिल्में करना शुरू की, जिसमें कई फिल्में आई। मिर्ज़ा गालिब, नूर महल, हातिम ताई की बेटी, हसीना, मेम साहब, मदर इंडिया 1957 में, उसी साल घर संसार, मधु, कोहिनूर, शान हिंद, सन ऑफ इंडिया, आँखें। इस तरह से लगभग लगातार काम उनके पास था। और उसी दौरान एक और रोचक चीज़ें जो जुड़ती हैं वो ये है कि 60 के दशक में नज़ीर हुसैन साहब पहली भोजपुरी फिल्म बनाने के लिए संघर्षरत थे। हालांकि ये उनका संघर्ष पिछले 10 सालों से चल रहा था, 1953 से। और अब स्थिति जो बन रही थी वो स्थिति लगभग कि भोजपुरी फिल्म बन जाएगी, इसकी स्थिति बन रही थी 1962 में। तभी उन्होंने बिहार के कलाकारों को संग्रहित कर रहे थे, संयोजित कर रहे थे। तो उसमें फिल्मों में अभिनेत्री के नाम पे बिहार से या उत्तर भारत से कुमकुम ही एक बड़ी नाम थी। कुमकुम तक पहुंचने के लिए उन्होंने महमूद साहब का सहारा लिया। हालांकि नज़ीर हुसैन साहब जानते थे, लेकिन नज़ीर हुसैन साहब को उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे भोजपुरी आती नहीं है, या तो मुझे मगही आती है जहाँ से मैं आती हूँ, या तो मुझे हिंदी उर्दू आती है। और उनका पढ़ाई लिखाई उस तरह से एकेडमिक एजुकेशन नहीं हुआ, तो घरेलू शिक्षा उन्होंने लिया हुआ था। तो बहुत भाषा पे उतनी पकड़ वो मतलब घर में या फिल्मों के वर्कशॉप में जो ट्रेंड हो रही थी, उसी पे उनका उसी तरह का प्रशिक्षण था उनका भाषा को लेकर के। भोजपुरी बिल्कुल नहीं जानते थे। तो और एक और बाधा थी कि वो महबूब खान के साथ अनुबंध भी थी। तो ये भी एक बैरियर था कि वो कैसे, हम तो एग्रीमेंट में बंधे हुए हैं, हम कैसे जाएं। तो नज़ीर साहब ने कहा कि महबूब साहब ने भरोसा दिया कि वो हम संभाल लेंगे, आप तैयार हो जाइए। तो वो शायद महबूब साहब से बात हो गई
और वो उधर से परमिशन आने के बाद इस तरह से इनका सिलेक्शन भोजपुरी फिल्मों, पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तो पेरी चढ़े वो के लिए हुआ। इस तरह से पहली भोजपुरी फिल्म की पहली मुख्य नायिका कुमकुम है। और उसमें एक और अभिनेत्री थी पद्मा खन्ना, जिनकी पहली ही फिल्म थी वो, लेकिन वो सेकंड लीड थी। फर्स्ट लीड जोसीम कुमार के साथ जो हीरो थे, उनके साथ जो उनकी हीरोइन है वो कुमकुम है। और वो उनके जो भोजपुरी गुरु हुए वो नज़ीर साहब हुए। नज़ीर साहब ने उनको भोजपुरी बोलने के लिए सिखाया, समझाया, उसका मायने मतलब। और पहली भोजपुरी फिल्म पे तो बहुत घटनाएं हैं, बहुत रोचक घटनाएं हैं, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो लंबी बातचीत हो सकती है उस पर तो मैंने किताब ही लिखा है। और मैंने कुमकुम जी के बारे में इसका जिक्र किया है। तो खैर फिल्में पहली भोजपुरी फिल्म बन गई। और उसके बाद भोजपुरी का जो पहली भोजपुरी फिल्म काफ़ी हिट रही, काफ़ी सराहा गया। तो आगे चलकर कहा जाए तो भोजपुरी फिल्मों की या बिहार की पहली महिला निर्मात्री के रूप में भी वो सामने आई। उन्होंने 2 फिल्में प्रोड्यूस भी की, गंगा और भौजी। ये दोनों फिल्में भोजपुरी भाषा में थी। हाँ, गंगा और भौजी। और दूसरा मतलब हिंदी फिल्मों में जब वो अभिनय करती थी तो उनका जो भी उसमें गाने होते थे वो नृत्य प्रधान होते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी गाने जो उनके हिट हुए हैं वो नृत्य की वजह से भी हुआ है, वो काफ़ी म्यूजिकल रहा है। जैसे मधुबन में राधिका नाचे रे कोहिनूर में, होली आई रे कन्हाई रंग बरसे मदर इंडिया उन्हीं पे, मेरे महबूब कयामत होगी, तेरा जलवा जिसने देखा वो तेरा हो गया, मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मलिन अलबेली, दिल तोड़ने वाले तुम्हें दिल ढूंढ रहा है, सुल्ताना, कभी यार कभी पार। इस तरह से जितने भी गाने हैं जिस पे उन्होंने नृत्य किया है वो गाने भी सुपर डुपर हिट हुए हैं। ये तो हिंदी फिल्मों की बात हुई। भोजपुरी में भी उन्होंने लगातार लगभग 4-5 फिल्मों में उन्होंने काम किया। पहली फिल्म में किया, फिर तीसरी फिल्म में किया, दूसरी फिल्म जो विदेशिया थी उसमें वो नहीं थी। उसके बाद के 2-3 फिल्मों में उन्होंने खुद प्रोड्यूस भी किया। और जहाँ वो एक और रोचक बात है कि जहाँ बॉम्बे बांद्रा में वो रहती थी अब कहा जाए, उनके पड़ोसी थे आशुतोष गोवारिकर। आशुतोष गोवारिकर छोटे थे तो देखते थे कि इनके घरों पे हमेशा भीड़ होती थी, हमेशा फिल्मी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये देख के गोवारिकर बहुत रोमांचित होते थे। उनको लगता था कि ये कौन है जो इतने सारे लोग जिनको हम पर्दे पे देखते हैं, पोस्टरों में देखते हैं, वो इनके घर आते हैं, ये कौन है। तो मालूम चला कि ये कुमकुम जी हैं और बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। और वहाँ से उनकी रुचि बढ़ने लगी कि एक दिन मैं भी फिल्म बनाऊंगा। उनको बहुत अच्छा लगता था कि इतने सारे लोग उन्हें इज्जत देते हैं, इतना सम्मान के साथ मिलने आते हैं, इतने मीडिया का चकाचौंध, कैमरे चमक रहे हैं, फ्लैश चमक रहे हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो ये आशुतोष गोवारिकर को देख के बहुत अच्छा लगता था और तभी उन्होंने तय कर लिया था कि मैं एक दिन बड़ा होकर फिल्म इंडस्ट्री में काम करूँगा। आप इस तरह से देखिए कि पड़ोसी के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो अगर वो उनका पड़ोसी कुमकुम नहीं होती तो आज हमारे बीच आशुतोष गोवारिकर नाम का एक बड़ा फिल्मकार नहीं होता, लगान जैसे फिल्में नहीं होती। इस तरह से उनका एक और पारिवारिक मित्र थे जो हाल ही में उनका भी इंतकाल हुआ, जगदीप, जिनके दोनों बेटे जावेद जाफरी, नावेद जाफरी। और कल जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हीं के हवाले से पहला ट्वीट आया जो नावेद जाफरी ने किया कुमकुम जी के बारे में, और उसी से दुनिया को पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्योंकि वो 80 के बाद कुमकुम जी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था और सज्जाद अकबर खान से उन्होंने शादी किया जो बिजनेसमैन थे।
बिजनेसमैन हैं, और उनसे शादी करने के बाद वो यूएई चली गई अरब देशों में रहने के लिए। करीब 10-15 साल इंडिया आई नहीं। कभी कभी बीच में आती भी होंगी तो वो शायद लोगों को खबर नहीं पड़ती होगी। और शायद अभी पिछले 10-15 सालों से वो मुंबई में रहना शुरू किया था। फिर से दोबारा वो यहाँ से चली गई थी, और बहुत दिनों बाद 2004-05 के आसपास हमने सुना था, 5 के आसपास ही एक बार वो पटना सिटी आई थी। उनका किसी कोई रिलेटिव हैं, उनके घरों में शादी थी, तो वहाँ वो अपने संबंधियों के यहाँ, जिसमें जब तक चर्चा बना तब तक वो वहाँ से जा चुकी थी। तो इस तरह से वो सार्वजनिक रूप से मिलना जुलना बहुत कम हो गया था उनका, सिर्फ पारिवारिक लोगों से ही मिलजुल रही थी। हमारा केस में जब मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था कि 2013 में भारतीय सिनेमा के जहां 100 साल पूरे हो रहे थे, वहीं भोजपुरी सिनेमा के 50 साल भी पूरे हो रहे थे। और भारतीय सिनेमा पे तो बहुत चर्चाएं थी, बहुत तरह का आयोजन हो रहा था, लेकिन भोजपुरी फिल्मों पे कोई बात नहीं कर रहा था। भोजपुरी में काम करने वाले लोग को भी नहीं शायद उतना ध्यान रहा कि हम 50 तक पहुंच चुके हैं, हम 50 साल के हो चुके हैं। तो क्योंकि मैं फिल्मों के अध्येता रहा हूं, तो हमने सोचा कि मैं इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं, क्योंकि 50 साल आज हुए हैं, कल को 100 साल होंगे, शायद हम नहीं होंगे, या आज जो देख रहे हैं जो चीज़ें वो उसको बताने वाला कोई नहीं होगा, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो हमने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्लान किया, दशा और दिशा के नाम से। तो उस पर खोज जारी हुई। इसके पहले हम नेशनल फिल्म आर्काइव पुणे में जाके भी बहुत तरह का जांच पड़ताल और खोजबीन किया था। एफटीआई के लाइब्रेरी में बहुत खोजबीन किया, बहुत कुछ मिला नहीं। तो मुझे लगा कि इसमें बहुत काम है, बहुत काम बाकी है, बाकी क्या कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं जितना जुटा पाऊँ कोशिश करता हूँ इस मौके पे, क्योंकि 50 साल का अवसर है। तो जो पटना में मिले, जो पहली फिल्म को रिलीज किया था नंदी मंडल जी, उनसे मिला। जिन्होंने उस फिल्म को दिखाया वीणा सिनेमा में, हीरा बाबू, उनसे मिला। तो इस तरह से जो जो वहाँ मिलते गए, उसके बाद फिर मैं लगा कि नहीं, इससे जुड़े हुए जो ज़्यादा लोग मुझे मुंबई में मिलेंगे। मैं मुंबई आया, और मुंबई में भी जो आज के सक्रिय लोग हैं उनके बीच सोचा कि ये बड़े आसानी से मिल जाएंगे, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, खेसारी, इस तरह के लोग। लेकिन ये तो और टफ हो गए, मिलते ही नहीं थे। टाइम दे भी देते थे तो टाइम पे ना फ़ोन उठाना, ना मिलना, कॉन्शस नहीं थे, बिल्कुल एकदम लापरवाह की तरह ट्रीट करते थे। तो बड़ी निराशा हो रही थी। इसी बीच में मुझे मालूम चला कि चांदीवली स्टूडियो में भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग अक्सर होती है, और आज भी हो रही है। तो मैं वहाँ चला गया। मुझे कोई जानता नहीं था, और ना ही मैं किसी से समय लिया था। वहाँ गया तो देखा एक फिल्म की शूटिंग हो रही है, और उसमें जो फिल्म है राजकुमार पांडे की है, जो आज के भोजपुरी फिल्मों के निर्माता निर्देशक हैं। मैं उनसे मिला, मैं उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ सारे जो लोग हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो हमने किया। अंत में मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि मैं कुमकुम जी को खोज रहा हूँ, और मुझे उनका कोई पता नहीं बता रहा है। आपके पास कोई सोर्स होता मुझे बताइए, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, पता तो मुझे नहीं मालूम है, फ़ोन नंबर है हमारे पास उनके पति का, सज्जाद साहब नाम है उनका, मैं नंबर दे सकता हूँ, आप बात करके समय ले लीजिए उनसे। उन्होंने नंबर दिया, मैं वहीं से फ़ोन लगाया उनको। फ़ोन लगाया तो उन्होंने फ़ोन पिक किया, और हमारी बात होनी शुरू हुई। हमने अपना परिचय देते हुए अपना उद्देश्य सुनाया उनको। वो सुनने में रुचि ले रहे थे, और लगभग हमारी बातचीत आधे घंटे तक होती रही। अंत में उन्होंने ये कहा कि कुमकुम जी लगभग 30-35 साल हो गए, वो अब संन्यास ले चुकी हैं। तो मैं आपको अभी फ़ोन पे तो तुरंत आश्वासन नहीं दे सकता, मैं उनसे बात करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आपकी बातचीत हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये आश्वासन ने मुझे बहुत एक तरह से कहिए कि होप दिया, आशा दिया कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊँ। तो बीच में लगता था कि पता नहीं हो पाएगा। जब आज के लोग नहीं सुन रहे हैं तो कल के इतने बड़े बड़े लेजेंडरी कहाँ से सुनेंगे। बहुत लोग तो अब हैं भी नहीं इस दुनिया में। नज़ीर साहब नहीं रहे, रामायण तिवारी जी नहीं रहे, कुंदन कुमार नहीं रहे, तो अब कुमकुम जी थी, पद्मा खन्ना अमेरिका रहती हैं। तो मैं इन लोगों को कैसे कोऑर्डिनेट करूंगा जब आज के लोग जो सामने दिख रहे हैं, जब उनकी रुचि नहीं है,
तो वो तो इतने महान लोग थे, तो पता नहीं मैं उन तक कैसे पहुंचूंगा। तो बड़ी निराशा हो रही थी कि शायद मैं इस काम को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब उनका रिस्पांस मिला तो मुझे लगा कि नहीं, भले ये लोग रिस्पांस दे ना दें, मैं कम से कम एक उनके एरा का, उनके युग का, उनके अनुभवों से चीज़ों को कुछ तो सृजित कर पाऊंगा, कुछ तो संजोग पाऊंगा। तो मैं जारी रखा काम को, और अंततः कुमकुम जी से मेरी बातचीत होनी शुरू हुई। उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा आजकल बीमार रहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मैं उस हालत में मैं कैमरे को फेस करूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस काम को पूरा करें, मैं आपका सहयोग करना चाहती हूँ। तो हो सके तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर लें, या और कोई और माध्यम हो जिसमें कैमरा ना हो, तो मैं उसमें सहज हूँ। तो मैंने, क्योंकि मैं अब जिद नहीं कर सकता था, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो मिली थी और मैं नहीं चाहता था कि उनके विरुद्ध मैं कोई कदम उठाऊं और ऐसा कोई फ़ैसला करूं। तो मैंने कहा कि मैम कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वो वैसा ही होगा। हम फ़ोन पे अगर बात कर पाएंगे तो फ़ोन पे बात कर लेंगे, नहीं तो मैं आपको मेल करूँगा, आप उसका जवाब दे देंगे अपनी सहूलियत जैसा आपको समय मिले उस हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो वैसा ही हुआ, हमारा कम्युनिकेशन चालू हुआ और बहुत सारी जानकारियाँ उस बीच की, नज़ीर साहब से कैसे मिले, पहली भोजपुरी फिल्म कैसे बनी। तो हमारी ज़्यादातर बातचीत जो हुआ भोजपुरी बेस्ड हुआ। हिंदी फिल्मों के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं और बहुत पब्लिक डोमेन में है भी, और विकीपीडिया से लेकर तमाम जगह कुछ अशुद्धियाँ वहाँ भी हैं, कुछ र्यूमर्स भी हैं वहाँ। लेकिन बहुत हद तक लोग हिंदी पक्ष को जानते हैं, भोजपुरी पक्ष को बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि उस पर बहुत लोगों ने, किसी ने काम नहीं किया। ना ही कोई ऑथेंटिक कोई किताब आई थी, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन, ना ही आर्काइव में कुछ है। पहली फिल्म भी नेशनल फिल्म आर्काइव में नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो इससे मैं दुखी था और मुझे लगा कि अगर हम भी पीछे हट गए इतना आगे बढ़ के तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं उस काम को जारी रखा, क्योंकि अब मेरी बात कुमकुम जी से हो रही थी, तो हौसला की मेरी हौसला बनी हुई थी और मुझे लगा कि मैं खींच लूँगा। जब पहली भोजपुरी फिल्म की पहली मुख्य नायिका मुझे रिस्पांस कर रही, तो आज के लोग मुझे रिस्पांस ना भी करें तो मैं काम चला लूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा। और अच्छा और कंटेंट तो उनके पास है, आज की चीज़ें तो मैं देख ही रहा हूँ। भले वो बातचीत ना करें, मुंह से वो कितना भी बड़ाई कर लें, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं इस काम को पूरा कर लूँगा, और हमने किया। फिल्म बनी। हमारे एक मित्र हैं अजय, उन्होंने उसका संपादन किया। FTI में वो एडिटिंग के स्टूडेंट थे उन दिनों। मैं काम करके मुंबई से मैं पूना चला जाता था, दिन भर यहाँ रहता था, शाम में वहाँ जाके उसके संपादन में जुट जाता था, क्योंकि पैसे नहीं थे। तो कोई वैसा मित्र जो सहयोग कर सकता था, जो फ्री में कर सकता था, मैं वैसे जगह ही ढूंढ ढूंढ के जाता था। और वो फिल्म पूरी हुई, और उसी साल क्योंकि 50 साल पूरे हो रहे थे, तो मैं पटना में प्रेमचंद रंगशाला में 7 दिनों का एक भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल आयोजित करने का फैसला किया था, जो सिने यात्रा और सिने सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में, इसमें बिहार संगीत नाटक अकेडमी का सहयोग मिला और मुझे प्रेमचंद रंगशाला निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। उन दिनों चंचल कुमार जी का बहुत सहयोग मिला, वो कल्चर सेक्रेटरी थे बिहार के, उन्होंने मुझे सहयोग किया और वो 7 दिनों का फेस्टिवल हम आयोजित कर पाए। उसी दौरान हमने कुमकुम जी को भी आमंत्रण भेजा था। मैं जानता था वो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे मेल द्वारा रिस्पांस किया, शुभकामनाएं दी और अपना अनुभव साझा किया था। तो बहुत बातें हैं, फिर किसी अध्याय में, फिर किसी मोड़ पे, या फिर किसी मौके पर मैं इस बारे में और विस्तृत बातचीत करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हुए भी लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। अभी भी 25 मिनट हो चुके हैं। मैं इजाज़त चाहता हूँ। और ये एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, अजय ब्रह्मात्मा सर का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इसके लिए योग्य समझा कि मैं इस पर बात करूँ। सिनेमा हॉल का बहुत आभार। मैं आप कुमकुम जी को नमन करते हुए, अजय जी का नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।